डियर स्टूडेंट्स, लेसन फोर्थ, वीडियो थर्ड, सिक्स सेमेस्टर। हम पढ़ रहे थे साम्राज्यवाद का उदय एवं कारण हम पढ़ चुके हैं। परिणाम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब जो प्रसार हुआ साम्राज्यवाद का, उदय के कारण हमने पढ़े, उसके बाद हम देखेंगे प्रसार में हम देखते हैं कि अफ्रीका जो है सबसे बुरी स्थिति जो है किसी महाद्वीप की हुई तो वो अफ्रीका की हुई। अफ्रीका को बहुत ही ज़्यादा सहना पड़ा साम्राज्यवाद को। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अफ्रीका का स्थान जो है एशिया के बाद आता है। यह महाद्वीप अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप के लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे, कुछ हिस्सों को तो जानते थे लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते थे। इसी कारण से जो इसके प्राकृतिक व आर्थिक संसाधन थे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र इसके बारे में अनुमान नहीं लगा पाया, अनुमान नहीं लगा सके वो, क्योंकि उनको जगह का ही नहीं पता था। जैसे जैसे यूरोपियों को इसके बारे में पता लगता गया, उनका लगाव इस लालच के प्रति, इस आकांक्षा के प्रति बढ़ गया कि हमें इन संसाधनों को अपने राज्य में, अपने देश में के लिए उपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है। और जैसे ही उनको मौका मिला, अवसर मिला, वो उसको अधिग्रहण करते गए, लूटते गए। अफ्रीका में साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम पढ़ें तो समझ में आता है कि अफ्रीका का मिस्र था, अल्जीरिया था, ट्यूनिस था, मोरक्को था। इसके बारे में तो यूरोपवासी जानते थे, लेकिन जैसे ही वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्ग द्वारा भारत की जो यात्रा है जो खोजी गई, तो उससे आसांतरिक मेडागास्कर की भूमिका बढ़ जाती है। उसके बाद यूरोपीय 1800 के बाद इस क्षेत्र पे ध्यान देते हैं। उसके बाद 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया का उत्तरी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1840 में डॉक्टर लिविंगस्टन थे, वो धर्म प्रचारक के रूप में अफ्रीका की केप कॉलोनी में घुस जाते हैं, सफल हो जाते हैं। फिर वो अंग्रेजों की मदद करते हैं और उसकी मदद से, उस धर्म प्रचारक की मदद से अंग्रेज उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद क्या था, फिर तो तांता लग जाता है प्रचारक में प्रचारक, और धर्म प्रचार के बहाने उन्होंने किया क्या, वहाँ का क्षेत्र हथिया के अपने अपने उपनिवेशों को, अपने अपने राष्ट्रों को दे दिया। कैसे उनको हम कह सकते हैं क्या प्रचारक थे, वो धर्म के सही लोग थे? नहीं, किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता। तो फिर ग्रांट आते हैं, स्पेक आते हैं, स्टेनले आते हैं, ये धर्म प्रचारक हैं। बेकर आते हैं, ये जो खोजकर्ता थे, तो ये अफ्रीका के तटों से अंदर की ओर गए, तो उन्हें वहाँ पर नया, बहुत कुछ नया लगा, नया मिला। इस बारे में विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से इस क्षेत्र की प्रशंसा की गई। नील, आपका नाइजर, कांगो, जम्बेजी, अल्जीरियन व स्वेज नदियों के बारे में विस्तार से इन पुस्तकों में बताया गया, विस्तार से पुस्तकों में बताया गया है। 1869 में तो आपको पता ही, स्वेज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुल गई थी। आज आपको पता है उसका कितना महत्व है। तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, इस कितनी महत्वपूर्ण जगह थी ये, जिसके माध्यम से यूरोपवासियों को अफ्रीका में प्रवेश का छोटा मार्ग मिल गया। इस आधार पर यूरोप के विभिन्न देशों की रुचि तेजी से इस क्षेत्र में बढ़ी। फिर 1875 तक केवल 10% हिस्से पर ही अधिकार था यूरोपवासियों का अफ्रीका के, लेकिन हम कुछ ही समय में देखेंगे तो ये अधिकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंग्लैंड की जो हाथ में था कैप कॉलोनी, नेट्रल गैम्बिया, गोल्ड कोस्ट, सूडान, युगांडा और केन्या पर लिख लेते हैं। बाकी तो ज़्यादातर आपको याद करने हैं। ये कैप कॉलोनी, नेट्राल, गैम्बिया, गोल्ड कोस्ट, सूडान, युगांडा और केन्या, ये है इंग्लैंड का। उसके बाद हम बात करते हैं, इस पर इनका अधिकार था। पुर्तगाल ने अंगोला, मोजाम्बिक, और फिर हम बात करते हैं फ्रांस मुख्य देश था
फ्रांस के पास था आपका अल्जीरिया, मोरक्को और मेडागास्कर। ये मतलब क्षेत्र इन्होंने अपने अपने प्रभाव के जो क्षेत्र है या अधिकार के क्षेत्र है बना रखे थे। इन सभी यूरोपीय शक्तियों ने अपने पांव जमाने के बाद जो है इनमें प्रतियोगिता बढ़ती गई। प्रतियोगिता बढ़ी तो युद्ध भी हुए, लड़ाइयाँ हुई, छीना झपटी होने लगी, वातावरण बन जाता। कहीं इन शक्तियों ने अन्य देशों से गठबंधन किया तो शक्तिशाली क्षेत्रों का सहारा लिया, विद्रोह, जमी शक्तियों के विरुद्ध विद्रोह का कार्यक्रम भी अपनाया। तो यह 1914 प्रथम विश्व युद्ध तक चलता रहा, ये छीना झपटी तक चलती रही। या ये तो एबिसीनिया व लाइबेरिया कौन से क्षेत्र बढ़ जाते हैं? एबिसीनिया और लाइबेरिया को छोड़कर सारा यूरोप जो है, नहीं सारे अफ्रीका पर जो है इनका अधिकार हो जाता है। अब देखें कि कितनी बड़ी शक्तियों ने इनके ऊपर अधिकार किया। अफ्रीका में साम्राज्यवादी शक्तियों की गतिविधियां। अफ्रीका में साम्राज्यवादी शक्तियों की गतिविधियों के बारे में हम देखेंगे, क्या समझ में आता है। तो अभी हमने पढ़ा कि 1875 तक तो तटवर्ती क्षेत्रों तक ही थी, लेकिन असल में सही अर्थों में बाद में जो है ये कार्यक्रम इनका शुरू होता है तो टुकड़ों में बांटा गया। तो बेल्जियम के बारे में हम पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी में बेल्जियम यूरोप के सामान्य देशों में गिनती होती थी, सामान्य देश इसको माना जाता था। लेकिन अफ्रीका के बंटवारे और लूटमार में तेजी से आगे बढ़ गया। तो यही वो देश था जिसने आंतरिक हिस्सों पर नियंत्रण किया। पहला देश था जिसने अफ्रीका के आंतरिक हिस्सों पर नियंत्रण किया, जमाया। बेल्जियम का शासक था लियोपोल्ड। लियोपोल्ड जिसकी पहचान एक के रूप में होती है, उसने मध्य अफ्रीका के कांगो क्षेत्र को अपने लिए चुना और कार्रवाई शुरू वहां पर कर दी। बेल्जियम इस बारे में सोचने वाला पहला देश था कि जिस क्षेत्र पर मेरा अधिकार है वहां कोई अन्य देश ना आए। यह विचारधारा इनकी सबसे पहले बनी थी, वहां कोई अन्य देश न आए। 1875-76 में हेनरी मार्टन स्टैनली ने इस क्षेत्र की खोज की और इसकी महत्ता के बारे में लियोपोल्ड को बताया। इस आधार पर फैसला लिया जाता है कि किसी को भी आने नहीं दिया जाएगा। लियोपोल्ड का फैसला था, नहीं आने दिया जाए यहाँ पर, क्योंकि साधन ही बहुत थे, आर्थिक संसाधनों की पूर्ति हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर होता है इस संबंध में ब्रुसेल्स सम्मेलन। ब्रुसेल्स सम्मेलन क्या था ये सम्मेलन, इसके बारे में देखेंगे। कांगो क्षेत्र की संपदा व आर्थिक संसाधनों पर अधिकार करने और दूसरे देशों से मान्यता लेने की धारणा को ध्यान में रखते हुए लियोपोल्ड ने एक सम्मेलन बुलाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 1876 में, जिसमें भूगोलवेता आए व खोजकर्ता आए। इनका एक सम्मेलन वहां पर होता है। मान्यता लेनी थी इन संसाधनों पर एकाधिकार की, लगा लो। इस सम्मेलन में जहां इन विशेषज्ञों ने अफ्रीका की आंतरिक स्थिति की तस्वीर खींची, वहीं लियोपोल्ड ने इस आंतरिक स्थानों को व्यापार से जोड़ना भी जरूरी बताया। व्यापार से जोड़ना ये जरूरी बताया इसने, लियोपोल्ड ने। तो इस तरह से इस सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका संघ की स्थापना हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका संघ, और उस अफ्रीका संघ के अध्यक्ष लियोपोल्ड को चुना जाता है।
सर्वसम्मति से बनाया जाता है। तो इसी तरह से 1878 में कांगो संघ की भी स्थापना होती है, अंतर्राष्ट्रीय कांगो संघ बन जाता है। इस आधार पर लियोपोल्ड का मध्य अफ्रीका के विस्तृत कांगो क्षेत्र पर अधिकार हो गया और फिर लियोपोल्ड ने इसको स्वतंत्र कांगो राज्य का नाम देकर अपने हित सुरक्षित किए। उसका नाम दिया है, हित तो केवल अपने ही सुरक्षित होंगे। अन्य देशों को जो है ईर्ष्या हुई, चाहे वो आपका ब्रिटेन था, लेकिन वो विरोध उन्होंने नहीं किया। ये थी। फिर इसके बाद होता है आपका बर्लिन सम्मेलन। बर्लिन सम्मेलन बुलाया जाता है। इसकी उपलब्धि देखें क्या होता है इसमें। लियोपोल्ड की सफलता के बाद सभी मुख्य यूरोपीय देश अफ्रीका पहुंच गए। तो उनको खतरा था कि टकराव ना होए, टकराव का खतरा था, हो सकता है। इसके समाधान के लिए बिस्मार्क जो जर्मनी से था, बिस्मार्क के नेतृत्व में नवंबर 1884 से लेकर फरवरी 1885 तक एक सम्मेलन आयोजित होता है। सभी देशों के अतिरिक्त इसमें जापान और अमेरिका के, यूरोप के देश तो थे ही, जापान और अमेरिका भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होता है। 100 से अधिक प्रतिनिधि थे। इन्होंने 4 महीने जो है मंथन किया, वाद विवाद किया और एक कानून पारित करते हैं जिसका नाम रख दिया इन्होंने बर्लिन एक्ट। क्या नाम है? बर्लिन एक्ट पास कर दिया। लियोपोल्ड या बेल्जियम के हितों को कांगो क्षेत्र में मान्यता दे दी गई। तो साथ में अन्य देशों को भी इस क्षेत्र में व्यापार की सुविधा की बात कही गई। व्यापार की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। इस सम्मेलन में दास व्यापार को बंद करने का निर्णय लिया जाता है कि दास व्यापार अब बंद होना चाहिए। साथ में इस क्षेत्र का बंटवारा कर दिया गया कि अफ्रीका के किस क्षेत्र में किस देश के अधिक है, बंटवारा भी कर दिया गया। दिखावे के तौर पर शिक्षा और संस्कृति का विकास भी इन साम्राज्य शक्तियों ने अपने कार्यक्रम में रखा। कार्यक्रम में दिखावे के तौर पर क्या था? शिक्षा और संस्कृति का विकास लोग ये करेंगे अफ्रीका क्षेत्र का, लेकिन वो केवल दिखावा था। बाकी केवल एक ही उद्देश्य था इनका, ईसाई धर्म प्रचार। बेल्जियम अपना उद्देश्य पूरा कर पाया और अफ्रीका भी लगभग सारा बांट लिया गया। ये इस सम्मेलन में होता है। उसके बाद फिर आपका आता है फ्रांस। अभी हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, अब हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो मुख्य देश है, फ्रांस ने क्या बांटा, क्या मिला उसको। फ्रांस के बारे में 5 क्षेत्रों के बारे में हमने भी पढ़ा था। अल्जीरिया पहला क्षेत्र है, अल्जीरिया। ये वैसे डिटेल में आप खुद भी पढ़ सकते हैं सारे। तो हमने पढ़ा था कि उत्तरी क्षेत्र को जो है अफ्रीका के इसने उपनिवेश के रूप में चुना था। बर्लिन में सम्मेलन जो हुआ उसमें इसको मान्यता भी मिल गई थी। तो उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र था। 1830 में यहाँ फ्रांसीसी आए थे, परंतु मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण और स्थानीय विद्रोह के कारण थोड़े ही क्षेत्र पर अधिकार हो पाया। थोड़े ही क्षेत्र पर अधिकार इनका हो पाया। लियोपोल्ड की सफलताओं से आतंकित फ्रांस ने आखिर में 1882 में सैनिक शक्ति का प्रयोग करके इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया था।
फिर आपका आता है ट्यूनिस। ट्यूनिस के बारे में अगर हम देखें तो यह सीमा अल्जीरिया का सीमावर्ती क्षेत्र था और इटली का नजदीकी भी। इटली के लोग भी यहाँ पर रहते थे। ट्यूनिस की सरकार ने ब्रिटेन व इटली से ऋण लिया था। अतः इटली, ब्रिटेन व फ्रांस के हितों में यहाँ टकराव आ जाता है। फ्रांस ने आरोप लगाकर कि ट्यूनिस के लोग अल्जीरिया में गड़बड़ करते हैं, तो अपनी जो सेना थी वो सीमा पर लगा दी। बिस्मार्क ने इसको समर्थन दिया। बिस्मार्क का समर्थन जो है फ्रांस को हासिल था इस मुद्दे पर। अतः फ्रांस ने शासक को पराजित करके बारदो संधि कर ली। बारदो संधि करके उसका अधिकार इसके ऊपर हो जाता है। फ्रांस से राज्य लेकर ब्रिटेन और इटली को दे दिए शासक ने। उसके बाद तीसरा बिंदु आता है हमारा पश्चिमी व पूर्वी अफ्रीका। पश्चिमी व पूर्वी अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो इस पे बाद में ध्यान केंद्रित किया। यहाँ धर्म प्रचारकों की भूमिका काफी रही। यहाँ के पश्चिमी तट पर फ्रेंच, कांगो, सेनेगाल, गैम्बिया क्षेत्रों पर फ्रांस जो है कामयाब हो जाता है अधिकार जमाने पर। इसके बाद फ्रांसीसी पूर्वी तट की ओर मुड़े, फिर पूर्वी तट की ओर। तो अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया। रोकने का प्रयास करते हैं अंग्रेज। फसोडा नामक स्थान पर आखिर में युद्ध होता है, आमने सामने हो जाते हैं। युद्ध में आखिर में दोनों ही पीछे हटना चाहते थे। सूझबूझ से आखिर में काम लेते हुए समझौता हो गया 1899 में, और समझौता होकर उस अनुसार बंटवारा कर लिया जाता है। फिर चौथा बिंदु आपका है मोरक्को। क्या है? मोरक्को। ये मोरक्को के सीमावर्ती क्षेत्र ट्यूनिस, गैम्बिया, अल्जीरिया पर कब्जा हो गया। अब इसको ले आना चाहते थे, लेकिन यहाँ जर्मनी भी वहाँ पर हित थे। जर्मनी के भी हित वहाँ पर थे, प्रदर्शित हो रहे थे। जर्मनी ने फ्रांस के हितों को एक मान्यता देती थी। आखिर में यूरोप के अन्य देशों ने वहाँ स्वतंत्र व्यापार करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये स्थिति अधिक समय तक नहीं चली। 1900 में ब्रिटेन, स्पेन व इटली में फिर समझौता, जिस पर जर्मनी को एतराज था। 1904 में ब्रिटेन ने मोरक्को में फ्रांस के हितों तथा फ्रांस ने मिस्र में ब्रिटेन के हितों को स्वीकार कर लिया, परंतु इसमें जर्मनी लगातार निराश हुआ। मोरक्को को छोड़कर पूरे अफ्रीका के बारे में समझौता हो जाता। आखिरी में फ्रांस और जर्मनी में झगड़ा शुरू हो जाता है और एक बड़ा संकट ये दोनों देशों के लिए बन जाता है। समझौते के तौर पर, अस्थायी तौर पर कांगो जो क्षेत्र था उस पर जर्मनी का अधिकार मान लिया जाता है और इस क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार मान लिया जाता है। इस तरह से इनका इस पर भी अधिकार हो जाता है। फिर आपका आता है मेडागास्कर। मेडागास्कर की अगर हम बात करें, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में एक द्वीप था। यहाँ पर होआ का कबीलाई राज्य था। इसे फ्रांस ने 1885 में पराजित कर अधीन कर लिया था, परंतु होआ रानी की मृत्यु
1896 में फ्रांस ने इसको अपना पूर्ण उपनिवेश बना लिया। तो ये हमने पढ़ा कैसे कैसे किस क्षेत्र को कब्जे में इन्होंने लिया। उसके बाद अब अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें जर्मनी का, ब्रिटेन का हम देखेंगे कैसे इन क्षेत्रों पर अफ्रीका में बंटवारा करते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, अफ्रीका का बंटवारा हमने पढ़ा। अफ्रीका में साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि, उसमें आपका फिर अफ्रीका में गतिविधियों में बेल्जियम, ब्रुसेल्स सम्मेलन, बर्लिन सम्मेलन, फ्रांस में अल्जीरिया, ट्यूनिस पर पश्चिम और आपका पूर्वी अफ्रीका, मोरक्को और मेडागास्कर, ये हमने देखा।